हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौरवी एजुकेशन हब में। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 2 अम्ल, क्षार और लवण। इसके क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं जो चैप्टर के अंदर दिए गए होते हैं। पेज नंबर 20, 24, 27 में हमें क्वेश्चन दिए गए, हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और आते हैं हम अपने इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पेज नंबर 20 पे, वो क्या दे रखा है। आपको 3 परखनलियां यानी टेस्ट ट्यूब दी गई है। उनमें से एक में आश्रित जल यानी आसुत जल, ये मैंने पढ़ाया था तब भी लिखाया था, फिल्टर वाटर यानी आसुत जल। एक में आसुत जल और शेष 2 में एक अम्लीय विलयन यानी जिसका पीएच कितनी होगी, 7 से कम। क्या होगी? 7 से कम। और दूसरे में क्षारीय। अच्छा, 3 टेस्ट ट्यूब ले रखी है। देखो मैं ऐसे बना देती हूँ। अरे सुंदर सा पेन। 3 टेस्ट ट्यूब है। पहली में क्या बना रखा है, आसुत जल डाल रखा है। दूसरे में से एक में एसिड और तीसरी में क्षार डाल रखा है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाए, कौन सा? लाल, तो प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? अच्छा, जब मैंने पढ़ाया था तब आपको क्या बताया था? मैंने बताया था ना कि जो अम्ल है वो क्या करते हैं, नीले को लाल करते हैं और क्षार लाल को नीला करते हैं। ये बताया था ना मैंने। तो देखो, सबसे पहले दिए गए लाल लिटमस पत्र को क्या करेंगे, तीनों सॉल्यूशन में डालेंगे, तीनों परख नली में। हम क्या देखते हैं कि किसी एक परख नली में ये पक्का नीला होगा। क्षार वाली में पढ़ाया था ना, शालिनी पेन पढ़ाया था ना, शालिनी। तो उसमें क्या होगा, क्षार वाली में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा, यही होगा। चूंकि क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, अतः इस परख नली में अवश्य ही क्या है, क्षारीय विलयन है। अब शेष 2 परख नलियों में इस नीले पत्र को डालते हैं तो क्या होगा, 2 कंडीशन हो सकती है। लिटमस पुनः लाल हो सकता है। क्या हो सकता है? लाल लिटमस पेपर पुनः लाल हो सकता है और पुनः नीला भी रह सकता है। वो एक बार नीला क्या है, लाल लिटमस पत्र, लाल भी मतलब हमारा जो लाल लिटमस पत्र है वो क्या होगा, नीला भी हो सकता है और लाल भी रह सकता है। क्या हो जाएगा, नीला ही रह सकता है और लाल भी हो सकता है। ये देखते हैं, क्योंकि हमने लाल डाला है। तो जिस परख नली में लिटमस पत्र लाल हो गया तो क्या हुआ, उसमें अम्लीय। क्योंकि देखो, अम्लीय में क्या होता है, अनील, यानी जो नीला लिटमस पत्र है वो क्या हो जाएगा, लाल। यानी एक बार तो क्षार में डाल के हमने क्या कर लिया, उसे नीला। क्या कर लिया, नीला। अब नीले को हम क्या करेंगे, जो हमारा एसिड वाला है उसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, लाल। और क्या हो जाएगा, वो अम्लीय है तो लाल। तो जिसमें रंग अपरिवर्तित था, नीला का नीला ही रह जाएगा, यानी कोई उसमें चेंज नहीं आएगा। यानी ना तो नीला होगा ना लाल हो, ऐसा का ऐसा ही रह गया, नीला ही। तो क्या रहेगा, आश्रित जल। कौन सा जल, आश्रित जल। अच्छा, इसमें टोटल मैं बताती हूँ क्या करा। सबसे पहले हमने क्या करा, तीनों में क्या डाल दिया अपना, कौन सा लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र। अब जहां क्षार था वहां क्या हुआ, वो लाल लिटमस पत्र नीला हो गया। फिर हमने उस नीले वाले को निकाला और वापस क्या करा, हमने और टेस्ट ट्यूब में भी डाला। तो जहाँ वहां नीला वाला वो है वो लाल बनेगा। कहाँ बनेगा, लाल। अगर लाल बनेगा तो वो है अम्ल, क्योंकि अम्ल के टाइम मैंने पढ़ाया था एक अनिल, अनिल वर्ड पढ़ाया था। यानी अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। क्या करना, बना दिया उसने नीले को लाल, और जहां पर वो नीला का नीला रहा वहां पर क्या है, आसुत जल। क्या रह गया, आसुत जल। ओके, अब आते हैं दूसरे पेज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। पीतल और तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए? भाई ये तो बहुत जरूरी है। अभी 2-5 दिन पहले एक नहीं केस आया, यूट्यूब इंस्टा पे इतना चल रहा था, बिरयानी के बाद तरबूज खाने से। हमें ये भी पता होना चाहिए खाना किसके बाद क्या खाना सही है, नहीं तो पेट में क्या है, एसिड बन जाता है, जहर बन जाता है। तो देखो, पीतल यानी कॉपर, पीतल जो है कॉपर और जिंक का मिश्रण है। किसका मिश्रण है, कॉपर और जिंक का। तो देखिए, पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं खाए जाते क्योंकि इनमें क्या होते हैं, एसिड मौजूद होते हैं। भाई दही वगैरह, दही में कौन सा एसिड होता है, दही में मैं लिख देती हूँ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। इनमें क्या मौजूद होते हैं,
अम्ल मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, ये मिश्र धातुओं से क्या करते हैं, क्रिया कर कर हानिकारक यौगिक बना लेते हैं, यानी क्या करते हैं, टॉक्सिक कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसके कारण ये खाने लायक नहीं रह जाते। अम्ल की अभिक्रिया से धातु के बर्तन भी क्या होने लग जाते हैं, संक्षारित होने लग जाते हैं, यानी खराब होने लग जाते हैं, ग्रीन ग्रीन लेयर जम जाती है ऐसे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका प्रश्न 2 है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? पढ़ी थी हमने हाइड्रोजन गैस। एक उदाहरण के साथ समझाइए इस गैस की उपस्थिति की जांच हम कैसे, वो लगाया था ना हमने माचिस की तीली वाला एक उदाहरण करा था, ये वही क्वेश्चन है। तो आवाज पॉप पॉप साउंड आता है, फट 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 वाला आवाज आएगी। देखो, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया के से सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, तो देखिए जिंक की क्रिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से कराई। जिंक धातु है, अम्ल से क्रिया कराई, तो जिंक क्लोराइड बना यानी ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस अलग हो गई। ठीक है, देखिए ऐसे ही हमने मैग्नीशियम, हमारी क्या है, धातु, इसकी क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको अम्ल राज भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे? अम्ल राज। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्ल राज भी कहते हैं। ठीक है, इससे कराई तो क्या बना? मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। हाइड्रोजन गैस बच गई, हाइड्रोजन गैस बच गई। ठीक है, अब इसके जांच कैसे करेंगे कि ये गैस हाइड्रोजन है? जलती हुई माचिस की तीली टेस्ट ट्यूब के यानी परख नली के मुंह के पास ले जाने पर फटफट यानी पॉप आवाज के साथ जलने लगती है। यही दर्शाता है कि कौन सी गैस बनी है? हाइड्रोजन। कौन सी गैस बनी है बच्चों? हाइड्रोजन। तो देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कोई धातु यौगिक, कोई सा भी धातु यौगिक बोला इसने, अपन को एक याद करना है, अपन ने पढ़ा है चैप्टर, ये ऐसा पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? हमारी क्लास 10th की साइंस की प्लेलिस्ट में, वहां पर एक के बाद एक जो मैंने पढ़ाया ना सीक्वेंस से दिया गया है। तो देखिए कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल के साथ क्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। हमने पढ़ा थी एक गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, कौन सी वाली थी वो? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? CaCl2। तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। देखो HCl है, उत्पाद उसने क्या बोला है कि एक यौगिक कौन सा बन रहा है? कैल्शियम क्लोराइड। तो अगर इधर कैल्शियम क्लोराइड, इधर HCl, तो यानी Cl तो इधर से हमें पता चल गया कैल्शियम है, तो CaCO2। इसका आंसर क्या है हमारा? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है हमारा इसका आंसर? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका आंसर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया कराई यानी यौगिक कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3, इसकी क्रिया क्या कराई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से कराई, तो क्या बना? कैल्शियम क्लोराइड। तो उसने बोल ही दिया, बुझाने वाली गैस कौन सी बनी? कार्बन डाइऑक्साइड, और जल प्राप्त होता है। ये इक्वेशन चैप्टर में भी पढ़ी है हमने, याद रखना। ये क्या है, हमारे रिकॉल पे आधारित क्वेश्चन है, ये हमें याद दिलाते हैं। HCl HNO, ये HNO3 है बच्चों। क्या है? HNO3। HNO3 ये दोनों आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं? मतलब क्यों, क्या दिए? अम्लीय दर्शाते हैं, बिल्कुल दर्शाते हैं। जबकि अल्कोहल व ग्लूकोज जैसे यौगिकों में विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते। रीजन बताना है। देखिए HCl और HNO3 है ना, आदि के जलीय विलयन H+ आयन क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये अम्लीय होते हैं, अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। जबकि अल्कोहल यानी OH वाला है अपने आप, ये H+ आयन देगा ही नहीं, और ग्लूकोज जैसे यौगिकों के जलीय विलयन में H+ आयन नहीं बनता, इसलिए ये अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते। भाई HCl है अम्लीय, HNO3 अम्लीयता है इसलिए H+ है, बट अल्कोहल यानी OH वाला है ये, ग्लूकोज इसमें H+ आयन नहीं बनता, इसलिए अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करता। इजी सा क्वेश्चन था ये तो। देखिए अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? क्योंकि उसमें H+ आयन उत्पन्न होता है, पढ़ा था हमने। देखिए
अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण विद्युत धारा का चालन होता है। क्यों बच्चों? चलो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस यानी हमारी ड्राई हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl गैस जो है शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? क्योंकि H+ आयन ही नहीं बनता। देखो, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को इसलिए नहीं बदल पाती क्योंकि जल की अनुपस्थिति में HCl से H+ आयन ही अलग नहीं हो पाता। अब वो H+ आयन नहीं अलग हो पाता, इस वजह से कलर प्रदर्शित नहीं करती। अर्थात सिर्फ जलीय माध्यम, ये लाइन आपके याद करने के लिए, अर्थात सिर्फ जलीय माध्यम में ही क्या होता है? H+ आयन बनता है। क्या होता है? जलीय माध्यम में ही क्या बनता है? हमारा H+ आयन बनता है। क्यों बच्चों? ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अम्ल को तनुकृत यानी डाइल्यूट, तनुकृत मतलब ये मेनली आप सीखोगे बच्चों 11th में, कोई बायो या मैथ्स लेगा ना, तो जब केमिस्ट्री के लैब में आप जाओगे तब ये वर्ड आता है कि भाई ये डाइल्यूटेड है, यानी उसमें क्या होता है? पानी की मात्रा, उसकी सांद्रता यानी उसको क्या है? कम उसमें कर देते हैं। देखिए, तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए? जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि फिर क्या है? देखो, हमने एक वर्ड पढ़ा था, वो यूज आएगा ऊष्माक्षेपी, पढ़ा था ना? तो देखो, क्योंकि जल में जो है अम्ल या क्षार में घुलने की प्रक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी होती है। क्या होती है? ऊष्माक्षेपी। क्षेपी का मतलब क्या होता है? बाहर निकलती है। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा बाहर निकलती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को मिलाते वक्त क्या करना चाहिए? अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। देखो, मैं ये लिख दूं क्या? नाइट्रिक अम्ल, चलो बच्चे, आज मेरे को इधर स्पेस नहीं मिल रहा, मैं बोल देती हूँ। सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। क्यों? अम्ल को सदैव धीरे धीरे और जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। ठीक है, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण क्या होता है? सांद्र अम्ल में यानी गाढ़े अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित यानी क्या हो सकता है? फूल के बाहर आ सकता है और आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय तापमान के कारण प्रयोग में उपयोग किए गया कांच का जार भी, जो पात्र होता है ना हमारा ग्लास का, वो भी टूट सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए? पहले जल का पात्र लेना चाहिए। जल में हमें क्या मिलाना चाहिए? अम्ल, मतलब पहले जल लो, फिर उसमें जल को हिलाते रहो और फिर क्या डाल दो? एसिड। कभी भी एसिड हो नीचे और उसमें हमें क्या जल नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो मैं डायग्राम बनाऊं क्या समझने के लिए? मेरे अंदर का पेंटर बाहर आ रहा है, देखो इसमें अंदर क्या होना चाहिए? हमारा जल। जल में हमें क्या मिलाना चाहिए? एसिड यानी अम्ल। ये है राइट। हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? जैसे इसमें अम्ल में क्या नहीं मिलाना चाहिए? जल। ये क्या है? रॉन्ग। आया बच्चों समझ में? डायग्राम से समझना इजी हो गया। देखिए, अम्ल के विलयन को तनुकृत यानी डाइल्यूट करते समय हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? देखिए, अम्ल के विलयन में जल मिलाने पर H+ आयन H2O से संयोग कर लेता है। जो H+ आयन है ना अम्ल का, वो जल से के H2O से संयोग करके क्या बनाता है? H3O+। अम्ल के विलयन को तनुकृत करने पर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। उसको तनुकृत करते हैं तो क्या मेनली क्या इसका आंसर क्या है? हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है बच्चों। ठीक है, अब ये क्या हुआ था? H+ आयन, जो अम्ल का H+ आयन है वो जल के अणु H2O से संयोग करके बना लेता है H3O+। अम्ल के विलयन को क्या करते हैं? हम तनुकृत करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में कौन क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे जो बुक के चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन दिया था उसका चैप्टर, अब वो जो होता है ना पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। देखिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के
विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं यानी अधिक मात्रा में क्षार मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड यानी OH+ की सांद्रता किस प्रकार प्रभावित होती है। देखिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के विलयन में अधिक के क्षार मिलाते हैं यानी OH आयन और मिला देते हैं, क्या करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में ना यहाँ थोड़ी सी गलती है बच्चों, OH- है, यहाँ क्या आएगा माइनस, क्योंकि OH+ कभी होता ही नहीं है। क्या है तो OH- आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। क्या होगा, क्षार मिला रहे हैं ना, तो क्षार में क्या होता है OH-। क्या होता है क्षार में OH-। जब अधिक के क्षार मिलाएंगे तो OH की सांद्रता बढ़ जाएगी। तो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जल्दी से चैनल करें सब्सक्राइब और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लग रही है। कोई सुझाव हो आपको देने हो हमें कि हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप लोग हमें वो भी बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।